Respected students, friend, follower, your warm welcome in our online academy, the ESL Academy of Linguistic and Literature. Our contact number is 0305631946. आप अपना एनकेएम सीरीज की बुक को ओपन करें, उसमें 110 पेज है, द प्रेरस लिखा हुआ है आपके सामने, उसकी इंटरप्रिटेशन, पैराफ्रेज, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन मैं आपको उसकी लाइन टू लाइन टेक्स्ट भी बता दूंगा, मुश्किल अल्फाज बता दूंगा, आप साथ साथ नोट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। देयर वाज आल्सो अ नन, अ प्रायरस। ये है उसकी, ये मैं आपको जो टेक्स्ट पढ़ा रहा हूं, ये उसकी जो मेडिवल इंग्लिश है, आपको मेडिवल इंग्लिश से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आप सिंपल इंग्लिश से पढ़ सकते हैं, जब आप इतनी डिफिकल्ट इंग्लिश पढ़ लेंगे तो सिंपल इंग्लिश तो आप पढ़ सकते हैं। मैं इसलिए डिफिकल्ट इंग्लिश पढ़ा रहा हूं कि ये समझनी मुश्किल है। वो जो सिंप्लीफाइड और आज की मॉडर्न इंग्लिश है वो तो आसान है पढ़नी, वो तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, तो मैं आपको इधर से पढ़ाऊंगा। There was also a nun, a prioress. उनमें से उन पिलग्रिम्स के अंदर एक नन भी थी, एक प्रायरस भी थी, और उसका अब बताएगा, फीचर उसके बताएगा कि वो बहुत ज्यादा शर्मीली थी, वो बहुत क्या अंदाज उसने मैनर बनाए थे, एरिस्टोक्रेटिक मैनर बनाए थे, और वो बहुत अच्छा मॉडर्न ड्रेस पहनती, गले में उसने एक नेकलेस पहना था, उसके ऊपर लिखा था कि लव कनकर्स ऑल, कि लव सब कुछ जीत लेता है। जबकि उसे बीइंग नन और एक चर्च से ताल्लुक रखने वाली राहबा के तौर पर उसको क्या करना चाहिए था, उसे तो लिखना चाहिए था क्राइस्ट की मोहब्बत, यानी गॉड की मोहब्बत, और वो एमरस लव का वो शायद जिक्र कर रही है या वो शो कर रही है। और वो बड़ी मॉडर्न थी, वो लगता नहीं था कि वो कोई नन है, क्योंकि नन के जैसा ड्रेस होता है, जैसे वो चर्च के लिए डेडिकेटेड होती है, लेकिन शी इज नॉट डेडिकेटेड फॉर द चर्च। और वो लाइक करती है डॉग्स को, उसने बहुत सारे हाउंड्स रखे हुए हैं, बहुत सारे उसने डॉग्स रखे हुए हैं, उन डॉग्स के साथ उनको वो फीड करती है, रोस्टेड उनको मील और इस तरह कुकिंग करके उनको पेश करती है। एक साइड पे अगर किसी रैट की भी माउस जो है वो ट्रैप में आ जाता है तो उस पर भी वो रोने लग जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम उस पर क्रिटिसाइज करता है कि वो रोस्टेड मीट जो है अपने डॉग्स के लिए वो रखती है। तो इस तरह वो बड़ी कॉन्शियस है, उसका वो बड़ी बाज़मीर है और बड़ी पिटियस है और बड़ी चैरिटेबल है। ये उसके ऊपर स्टायर कर रहा है कि एक साइड पे वो कहती है कि अगर कोई माउस ट्रैप में आ जाता है तो तब भी इसका दिल दुखता है। दूसरी साइड पे वो हमें बताता है कि प्रायरस जो है, प्रायरस क्या करती है, प्रायरस दूसरी साइड पे रोस्टेड मीट जो है वो अपने कुत्तों को खिलाती है। ये भी एक उसके ऊपर स्टायर है। और फिर उसके ऊपर अगर हम उसको फुल्ली पढ़ते हैं तो उसकी क्वालिटीज बताई गई है कि वो फ्रेंच बोलने की कोशिश करती है, जबकि फ्रेंच से उसका कहीं कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब ये है कि उस वक्त जो फ्रेंच लैंग्वेज है या लैटिन लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को बड़ा एरिस्टोक्रेटिक, जैसे आजकल इंग्लिश लैंग्वेज को समझा जाता है, इसी तरह फ्रेंच लैंग्वेज वाज वेरी डिमांडेड दैट टाइम, एंड शी स्टार्टेड स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल French language in a way to show sophisticated and refined manner. So that is what she is showing unto other people, that I am very sophisticated, I am very refined lady, and she started speaking French language, though she does not know about French. बाज़ लोग देखते हैं, लोगों को इंग्लिश नहीं आती लेकिन वो बोलने की कोशिश करते हैं। They try to speak in English in a way to show that they belong to good standard. They are standardable people and they started speaking English, though they don't know how to speak English. So same way over here we see the lady prioress, she wants to speak English, she wants to speak French rather than medieval English, whatever English was there that time. और वो बड़ी कोय है, बड़ी वो शर्मीली सी है, और साथ साथ वो उसके बड़े मैनर है, और वो खाती है, मुंह से तो कोई निशान नहीं लगने देती। अगर वो कप से कोई चीज पीती है तो वो मुंह के ऊपर निशान नहीं लगने देती। वो बड़ा जो मॉर्सल है, लुकमा है, वो बड़ा तरीके से उठाती है, शोइंग द एरिस्टोक्रेटिक मैनर्स। तो ये है उसके अंदर, और फ्रेंच बोलने की कोशिश करती है, बड़ी एरिस्टोक्रेटिक है, बड़ी, उसे मैडम एग्लेंटाइन का उसने खिताब दिया है, चौसर ने उसको। लेट्स सी। देयर वाज आल्सो अ नन, अ प्रायरस। उनमें से उनमें एक नन भी थी, प्रायरस। दैट ऑफ हर स्माइलिंग वाज फुल सिंपल्स एंड कोय। उसकी जो स्माइल है, उसका जो मुस्कुराना है, वो बड़ा शर्मीला और बड़ा सादा था। हर ग्रेटेस्ट ऑथ वॉज बट द सेंट लॉय, और उसके लिए सबसे बड़ी जो ऑथ थी, कसम थी, वो थी सेंट लॉय की। सेंट लॉय की वो कसम खाती थी। एंड शी वॉज क्लिप्ड
मैडम शी वॉज क्लिप्ड मैडम एग्लेंटाइन, और उसे कहा जाता था मैडम एग्लेंटाइन्स, यानी ये उसका नाम उसने दिया जैसे कोई मॉडल होती है। फुल वीर शी swings एंड द सर्विस डिवाइन, और वो क्या करती, वो गाने गाती गॉड की डिवाइन जो थे सॉन्ग, जैसे वो धुनें होती है ना सॉन्ग, सुबह सुबह आप चर्च जाएं तो वहां पे सॉन्ग गाए जाते हैं, तो वो सॉन्ग गाती किसके लिए, गॉड के लिए, उसकी डिवाइन डिविनिटी के लिए। फुल विल शी सॉन्ग्स द सर्विसेस डिवाइन्स एंड इंट्यून्ड इन हर नोज फुल सिमली, और वो नाक से आवाज निकालती और वो धुन बना के क्या करती, अपनी आवाज इंट्यून्ड वॉइस जो थी, वो धुन जो थी अपने किससे निकालती, नाक से निकालती। बात करते हैं ना लोग नाक से गाते हैं, नाक से बोलने की कोशिश करते हैं, गाने की कोशिश करते हैं। एंड फ्रेश शी स्पैक फुल फेयर्स एंड फिटिशली, और एंड फ्रेंच, ये ओल्ड इंग्लिश है तो ये फ्रेंच है लफ्ज। एंड फ्रेंच शी स्पेक फुल फेयर्स एंड फिटिशली, और वो बड़ी रवानगी से फ्रेंच लैंग्वेज बोलने की कोशिश करती, बोल नहीं सकती थी लेकिन बोलने की कोशिश जरूर करती थी। आफ्टर द स्कूल्स ऑफ द स्ट्रेटफोर्ड एट बोल, और उसने यानी स्ट्रेटफोर्ड स्कूल के बाद, यानी उसका मतलब ये कि उसने स्कूल स्ट्रेटफोर्ड जो स्कूल है वहां इंग्लैंड में वो उसने अटेंड किया था। फॉर फ्रेंच ऑफ पेरिस वॉज टू हर अननोन, अगरचे कि फ्रेंच जो थी उसके लिए अननोन थी, यहां पे उसके ऊपर स्टार अंडरलाइन कर लें कि फ्रेंच उसके लिए अननोन थी, येट शी स्पीक्स इन फ्रेंच, तब भी वो फ्रेंच में अपना सोफिस्टिकेटेड और एक अरिस्टोक्रेटिक और एक आला म्यार कायम रखने के लिए बोलती, जैसे आजकल इंग्लिश लोग बोलते हैं। यू कैन रिलेट दिस। फॉर फ्रेंच ऑफ पेरिस वॉज टू हर अननोन, और फ्रेंच और पेरिस जो था उसके लिए तो अननोन था, ये ऐसी जगह थी कि उसका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं था। येट शी स्टार्टेड शोइंग हर मैनर लाइक दैट। अब यहां पे कोई बंदा बैठा, उसका इंग्लैंड से कोई ताल्लुक नहीं है, अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं है, देयर इज नथिंग टू डू विद देम, एंड ही स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश एंड शोइंग मैनर लाइक इंग्लिशमैन। तो इसका मतलब है वो उनकी तरह बनने की कोशिश करता है, तो ये भी उनकी तरह बनने की कोशिश करती है। यहां तक किसी को कोई मसला हो लाइन के अंदर तो वो मुझे बताए जो मैंने बताया। तो कोशिश करें आपने जो एनकेएम सीरीज है उसके साथ साथ अंडरलाइन करते जाएं। पेज आपको मिल गया है, मेरी आवाज आपको ऑडिबल है, आप मुझे पिक कर रहे हैं तो मुझे बताएं, फिर मैं आगे चलूं, और साथ साथ आप मानी जो है वो लिखते जाएं और समझते जाएं। हमने जस्ट इसकी सेंस समझनी है और उसके बाद इसको क्या कहां जरूरत पड़ी तो हम ये लाइनें जो एक दो हैं ये कोशिश करेंगे हम वहां पे लगा देंगे असाइनमेंट के अंदर। After the schools of the Stratford at Bowl, for French of Paris was her unknowns. At meet well taught was she with all. यानी वो क्या थी, वो बड़ा बुरा, यानी वो अच्छी तरह से उसमें उसने इल्म हासिल किया था या उसने अच्छी तरह से वहां से लर्न किया था। She let no morsels from her lips fall, और वो क्या करती अपने मुंह से, जब वो खाना खाती तो अपने मुंह से कोई लुकमा मोर्सल कोई चीज नीचे ना गिरने देती, यानी वो होता ना कोई चीज गिरे और कपड़ों पे पड़ जाए तो वो ऐसा नहीं करने देती थी, ऐसे नहीं करने देती, वो एक मैनर शो करती। नी वेट हिज फिंगर्स इन हर सॉस डिप, और ना ही वो अपने हाथ को वो जो शोरबा होता है, सोर्स होता है, उसमें गिरने देती। आगे वेल कुड शी कैरी अ मॉर्सल्स एंड वेल कीप, और वो मॉर्सल या वो लुकमा या वो जो चीज लेती, वो लुकमा लेती, और तो वो उसको क्या करती, वो अपने कपड़े पे ना गिरने देती और बहुत अच्छे अंदाज से उठा उठा के खाती। That no drop in the fills upon her breast, कि कोई भी उसकी ब्रीस्ट के ऊपर या कोई उसके कपड़ों के ऊपर कोई चीज लुकमा ना गिरे, इस तरह उठाती, courteous manner शो करती। In courtesy was set full muscles her lest, यानी वो बड़ी सखावत शो करती और वो बड़ी सखी और बड़ी सखावत शो करती। His over lips wiped she so clean, और जब वो कोई चीज पीती या वो कोई चाय पीती या कोई भी पानी पीती या कप से कोई चीज पीती तो वो फिर क्या करती, वो अपने मुंह को बड़े अच्छे से साफ करती। That in her cup there was no
फेयर थिंग्स सीन्स के उसके कप, जब वो कप से कोई चीज पीती तो उसका कोई निशान तक ना पड़ने देती। ऑफ ग्रेस व्हेन शी ड्रंकन्स हैड हर ट्रॉट, और फिर क्या करती, ग्रेस, और हर चीज वो बड़ी ग्रेसफुली और बड़े अच्छे अंदाज से करती। फुल सीमली आफ्टर हर मीट शी राउट, फुल सीमली आफ्टर हर मीट शी रोड्स, और फिर वो बहुत ज्यादा सफाई का ख्याल रखती। एंड सिकरली शी वाज ऑफ द ग्रीट डेस्पोट, और ग्रीट का मतलब होता है किसी को ग्रीट करना, किसी को। सिकरली शी वाज, एंड सिकरली शी वाज ऑफ द ग्रीट डेस्पोट, और वो बहुत अच्छे मिजाज के साथ लोगों से पेश आती। एंड फुल प्लेजेंट एंड एमिएबल ऑफ पोर्ट, और वो हर किसी के साथ बड़ी प्लेजेंट और बड़ी मिलनसार तरीके से वो मिलती। एंड पेन्ड हार्ड टू काउंटरफीट चीयर्स, और वो इन सारे अरिस्टोक्रेटिक या शाहाना अंदाज के लिए बड़ी तकलीफ उठाती। काउंटरफीट होता है झूठे, चीयर खुश करने के लिए, पेन बड़ी तकलीफ लेती है सारे काम करने के लिए, ये सारे जो मैनर है, अंदाज शो करने के लिए। जब देखे ना आपने झूठा अगर कोई म्यार बनाना है एंड यू वांट टू इम्प्रेस अदर, यू वियर वेरी कॉस्टली ड्रेस, यू कम टू देम, यू टेक गुड डिओडर्स एंड यू टेक गुड fragrance and scent, and you are taking lot of clothes and you're taking lot of pain in a way to show your good dress, in a way to show your good styles, manner, किसी को शो करने के लिए आप क्या करते हो, बड़ा डीपली जाते हो। एंड फॉर दैट शी वॉज टेकिंग ग्रेट पेन, ये सारा काम करने के लिए वो बड़ा पेन लेती, वो बड़ी तकलीफ लेती है इसके लिए, ताकि वो लोगों का अपना म्यार जो है वो काउंटरफीट जो उसका म्यार है उसको पूरा करे, या वो उसको कैरी ऑन करे, या कीप इट अप करे। ऑफ कोड एंड बीन एस्टैब्लिश ऑफ मैनर्स, और क्या करती ये से ऑफ कोड एंड टू बीन एस्टैब्लिश ऑफ मैनर्स, यानी इन मैनर या इन शाहाना आदाब के लिए वो, यानी ये सारे जो मैनर्स थे ये उसके शाहाना आदाब की अक्कासी करते थे, यानी एक अरिस्टोक्रेटिक अंदाज की ये अक्कासी करते थे, शो करते थे। एंड टू बिन होल्डन्स द डिनाइन डिग्नी ऑफ द रेफरेंस, ये उसकी क्या करते, वो इस टोन को या वो इस तरह की अंदाज को वो बहुत लाइक करती है। एंड टू बेन होल्डन्स डिग्नी ऑफ द रेफरेंस, इस रेफरेंस को, इस ग्रेटनेस को वो बड़ा लाइक करती। बट फॉर टू स्पोकन्स ऑफ हर कॉन्शियस, अगर उसके जमीर की बात की जाए, अगर उसके कॉन्शियस की बात की जाए, अगर उसके बारे में कहता मैं बात करता हूं, शी वॉज सो चैरिटेबल एंड सो पिटियस, वो बड़ी तरस खाने वाली और बड़ी चैरिटेबल थी, बड़ी सखी थी और तरस खाने वाली थी, लोगों पे, दूसरों पे तरस खाती। कैसे तरस खाती है ये भी अंडरलाइन कर ले नीचे, ये भी एक स्टाइल है, हमने पॉइंट आउट करना है कि कहां कहां उसने स्टाइल किया, वो लाइनें याद कर लेनी है। She would weep if that she sought a mouse caught in a trap, इसको अंडरलाइन कर लें। वो बहुत ज्यादा रोती कि अगर वो किसी माउस को भी किसी ट्रैप में फंसे देखती। इफ इट वर, यानी बात का तो ट्रैप हम लगाते हैं ना माउस के लिए, तो उसे पकड़ लेते हैं, तो उस पे भी वो बड़ा दुख करती। इफ इट वर डीड और ब्लीड, अगर वो मर जाता, अगर या वो क्या होता, वो उसका खून बहता। ऑफ स्मॉल हाउंड्स हैड शी दैट शी फीड्स विद रोस्टेड फ्लैश मिल्क एंड द वेस्टल्स ब्रेड। अब क्या करती है, ऊपर उसने कहा कि कोई अगर माउस भी जो है वो भी ट्रैप में आ जाए तो वो रोने लग जाती है, डेड हो जाए या कुछ भी हो जाए। नीचे आप देखें उसने उसकी उल्ट बात कर दी है, उसकी पैराडॉक्स दे दी है। क्या पैराडॉक्स देता है, नीचे कहता है, देखो कहता है शी caught in a trap if were dead or bleeds of small hounds had she, small hounds ये उसने शिकारी कुत्ते रखे छोटे छोटे, वो क्या करते, had she that she fed with roasted flesh, उनको रोस्ट उसको गोश्त, उनको गोश्त खिलाती, मीट खिलाती, विद मिल्क एंड वेस्टल ब्रेड, और उनको मिल्क और उनको रोटी खिलाती।
but sore wept she if one of them were dead, और उसके लिए बहुत रोती अगर उसके किसी कुत्ते की डेथ हो जाती। और इफ men, अब इसके अंदर फ्रायर के ऊपर वो जानवरों से मोहब्बत करती है, नीचे उनको रोस्ट कर करके खिला रही है, तो इट मीन दैट देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, there is something wrong because he is satirizing over there. In one line he is saying that she is very nice lady. We have to discuss it. We have to explain with reference to the context. The lady is very innocent and very benign enough. She is if she feels that mouse is in trap, she started weeping. But at the same time, the same lady, whenever she wants to feed her hounds, her you could say dogs, what does she do? She even put forward like roasted meat. So it means that there is a contradiction in her character. She is a nun, but at the same time behaving like the models. At the same time, she is a very modern. She should be look like a nun, but she is behaving like a model. At the same time, she likes that she weeps if there is a mouse in a trap. At the same time, feeding roasted meat to the dogs, और उसको रोटियां खिलाती है। और if men smote it with the yards, and if men smote it with the yard or the smart, अगर कोई यार्ड से, अगर कोई स्टिक से उस कुत्ते को उसको मारता, and all was conscious and tender's heart, ये सारी चीजें, और वो बहुत दुख महसूस करती कि अगर उसके कुत्ते को कोई मारता, यानी अगर वो कुत्ता है वो किसी को काटता है तो आगे से कोई मारता है तो इसके ऊपर वो बड़ा दुख करती। और फिर कहते ऑफ मेन स्मूथ इट विद द यार्ड्स स्मार्ट्स एंड ऑल वाज कॉन्शियस एंड टेंडर हार्ट, ये सारे उसके टेंडर हार्ट की निशानी है। ये एक सिंबलम है, एक एम्बलम है, ये एक सिंबल है उसके टेंडर हार्ट की, उसके नरम हार्ट की, कि वो बड़ा दुख महसूस करती है अगर उसके कुत्ते को कोई छड़ी से मारता। यानी ऊपर देखें, वो एक तरफ वो कहती है रोस्टेड, एक तरफ वो जानवरों से मोहब्बत करती है, एक तरफ रोस्टेड मीट जो है उनको देती है। ये हमने उसकी कंट्राडिक्शन आयरनी जो है निकालनी है। आगे जी, फुल सीमली हर वेम्पल्स पिंच्ड वाज, और क्या था, हिज नोज थ्रेट्स हर इवंस ग्रेज एज ग्लास, उसका जो नोज था, हिज नोज ट्रिट्स, उसका नोज जो था वो बड़ा फाइन था। और नीचे वो कहता है कि उसने जो स्कार्फ पहना है कि उसकी जो चुनटे हैं, कहता ऑल वाज कॉन्शियस टेंडर हार्ट, और नीचे कहता है सिमली हर वेम्पल्स पिंच्ड वाज, और उसकी स्कार्फ जो उसने पहना, उसकी जो चुनटे हैं, उसकी जो उसने बनाई हुई हैं वो नजर आती थी। हर नोज थ्रेट्स, उसका नोज जो है वो बड़ा फाइन था, बड़ा खूबसूरत था। हर इवन आईज आर ग्लास, उनकी आंखें जो हैं वो क्या थी, ग्लास की तरह, ग्रे ऐसे थी, ग्रे जैसे कोई ग्लास होता है उसका कलर जो था। हर माउथ फुल स्मॉल्स एंड ही देयर टू सॉफ्ट एंड रेड, उसका जो माउथ था वो बड़ा खूबसूरत था, बड़ा अच्छा था, और उसका कलर जो था वो सॉफ्ट और कहता है कि रेड था, सुर्खी माइल था, सुर्ख था। बट सिकरली शी वाज हैड अ फेयर फॉरहेड, उसकी पेशानी जो है कहता है ताहम उसकी पेशानी कहता है बहुत चौड़ी थी। फेयर फॉरहेड का मतलब होता है चौड़ी होना। इट वॉज ऑलमोस्ट अ स्पैन्स ब्रूड्स आई ट्रोव, और मुझे ऐसे लगता था कि जैसे कोई एक बालिश्त के बराबर होती है। आई ट्रोव का मतलब मैं गैस करता हूं कि शायद वो मेरे मुताबिक कहता है वो एक बालिश्त के मुताबिक होगी, स्पैन ब्रूड। फॉर हार्डली शी वॉज नॉट अंडर ग्रोव्स, यानी कहता है वो ताहम कहता है कि उसका कद छोटा ना था। अंडर ग्रोव का मतलब होता है छोटा ना होना, नाट का मतलब नहीं, अंडर ग्रोव छोटा, उसका कद कोई छोटा ना था। फुल फिट्स वॉज हर क्लॉक्स एज आई वॉज वार, और मेरे गैस के मुताबिक उसका जो क्लॉक है, जो उसने चोगा पहना हुआ था, जो उसने क्लॉथ पहना हुआ था, जो कपड़े पहने हुए थे, जो पहनती हैं नन्स, शायद आपने देखी हूं,
जैसे वो गौन नहीं होता, इस टाइप का होता है, वो भी कहता है वो बहुत प्रॉपर था, फिट था। ऑफ स्मॉल कॉरल्स, कॉरल का मतलब होता है ये पत्थर, महंगे पत्थर। स्मॉल कॉरल अबाउट हर आर्म्स शी बार्स, बार्स का मतलब होता है पहनना, और उसने अपने आर्म्स पे कीमती पत्थर की तस्बीह पहनी हुई थी, या बाज़ औक़ात कीमती पत्थर जो हाथ में ना वो ऐसे बना के वो पहन लेते हैं, वो बड़ा खूबसूरत लगता है, और उसने खूबसूरती के लिए पहना हुआ था। अपीयर्स ऑफ द बीड्स, बीड्स होती हैं आपको बटन से होते हैं, ये फीमेल को पता है। अपीयर्स ऑफ द बीड्स गार्डेड्स ऑल विद द ग्रीन्स, और उसने क्या वो बीड्स पहने हुए थे गार्डेड विद द ग्रीन, जो बहुत ग्रीन थे। एंड देयर ऑन बीइंग अ ब्रूच ऑफ द गोल्ड फुल शीन्स, और उसके ऊपर हम उसके गले के अंदर देख सकते थे कि उसने एक नेकलेस सा, एक ब्रूच सा पहना हुआ था। और ब्रूच होता है ये नेकलेस सा होता है जो गले में फीमेल पहनती हैं। अब उसके ऊपर क्या लिखा हुआ देखें, ऑन विच देयर वाज फर्स्ट वाइट अ क्राउन एंड आफ्टर एमर्स विंसेट ओमनिया, उसके ऊपर लिखा हुआ है, और उसके ऊपर इनग्रेव है, उसके ऊपर कंधा किया हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि लव जो है सब कुछ जीत लेता है। इसको अंडरलाइन कर लें, ये भी कार्य नहीं है। फीमेल है, नाम है प्रेरस, एक मॉडल की तरह बिहेव करती है, नन है, उसके साथ क्लर्क भी हैं चर्च के, उसके साथ फीमेल्स जो है नन और भी हैं, और वो एक बिहेव कर रही है कि जैसे उसे घोड़सवारी का शौक है। वो मैडम एग्लेंटाइन है, उसने अपने गले में एक नेकलेस पहना हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि लव सब कुछ जीत लेता है। वो फ्रेंच बोलने की कोशिश करती है, फ्रेंच से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। साथ हमें बताया गया है कि वो कोई अगर माउस भी जो है वो ट्रैप होता है तो उसका दिल दुखता है, वो रोती है। साथ वो अपने कुत्तों को फीड करती है गोश्त। हम इसका रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट बड़ा डिटेल उसको वाजे कर सकते हैं। और वो कॉय है, और कॉय मील शर्मीली है कि वो बात करती है बड़ी फ्लर्टियस और मॉडस्ट और फास्टली, उसने मैनर जो है बनाए हुए हैं। मैडम एग्लेंटाइन के नाम से मशहूर है, हीरोइन और रोमांस नॉवल की तरह मिडिल एज में वो बिहेव कर रही है। और फिर वो अपने ग्रेस, मैनर और सोफिस्टिकेशंस और ऐसी एक पुअर क्वालिटी की, यानी बट स्पोक वेरी पुअर क्वालिटी ऑफ फ्रेंच, यानी फ्रेंच तो बोलती है, कोशिश करती है, लेकिन फ्रेंच से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इट मीन कि शी इज स्पीकिंग वेरी पुअर फ्रेंच लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी जबान या कोई फ्रेंच लैंग्वेज या इटालियन या फ्रेंच या स्पेनिश, एनी वन लैंग्वेज, यू नीड टू हैव अ गुड नो अबाउट दैट। यू कांट लर्न इजीली। उसके लिए आपको कल्चरल एक्सपोजर होना चाहिए, आपको कल्चर को जानना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए, इंस्टीट्यूशन और फॉर्मली और इनफॉर्मली आपको बहुत कुछ लर्न करना पड़ता है। देन यू आर एबल टू स्पीक गुड लैंग्वेज। बट शी ट्राइज टू स्पीक फ्रेंच एंड शी इज नथिंग टू डू विद द फ्रेंच लैंग्वेज के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बट शी स्टार्टेड स्पीकिंग फ्रेंच विद द पीपल इन अ वे टू हैव इंप्रेशंस। तो हंटिंग डॉग्स जो है उसने रखे हुए हैं, उनको वो रोस्टेड मीट जो है वो पेश करती है, जबकि माउस अगर वो ट्रैप हो जाए तो उस पर रोती है। फेट डॉग रोस्टेड फ्लैश एंड फाइन्स। और पीपल जो है, यहां पे भी स्टार है कि लोग जो हैं वो मर रहे हैं, वो स्टार्व्ड कर रहे हैं, दे आर स्टार्विंग। बट व्हाट शी इज डूइंग, शी इज फीडिंग डॉग्स विद मीट। और उसकी जो आईज हैं वो ग्लास ग्रे आईज हैं। इसके अंदर भी एक स्टार है, ये स्टार है डिसेप्टिव स्टार, लोगों को अट्रैक्ट करती है। उसने ऐसे फोरहेड उसका बड़ा फेयर ऑफ स्प्रेड है, बट स्पैन फ्रॉम ब्रो टू ब्रो, यानी बड़ी लार्ज वोमेन है, बड़े लंबा उसका कद है। और उसके बाद ग्रेसफुल चार्म्स हैं, उसके मॉडल की तरह दिखाई गई है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए उसे। ही शुड बी वेरी पायस लेडी, शी शुड बी वेरी गुड लेडी, बिहेव लाइक अ नन्स, एंड बिकॉज शी इज अफेयरिंग डीलिंग द अफेयर ऑफ द चर्च। अगर चर्च से ताल्लुक रखती हो कोई औरत और सर नंगा हो और वो बड़ी टाइट उसने अपना ड्रेस पहना हो, तो that does not match with the divinity। ये डिविनिटी से मैच नहीं करता। क्लॉक जो है उसका बड़ा ग्रेसफुल है, चार्म्स हैं, और उसके ऊपर बीड्स लगे हुए हैं। उसने अपने हैंड में भी एक जो है तस्बीह है, बड़ा कॉस्टली, उस पे स्टोन्स और वो उसने बनाई हुई है, वो पहनी हुई है। और ज्वेलरी जो है उसने गले में पहनी है। लव कनकरसाल विच में मेंट रोमांटिक लव, और इससे मतलब गॉड का लव नहीं है, या तो वो क्राइस्ट का लव लिखती, गॉड का लव लिखती, लेकिन शी has written love Kankarzal, it means that she is showing to her lover that love Kankarzal. So it shows romance love, romantic love. It is related to romance of the guys, not God.
तो इट इज आल्सो सैटिरिकल सेंटेंस, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आज हमने पढ़ना भी, असाइनमेंट भी हमारी इससे रिलेटेड है। तो हमने मंक जो है, ये भी आगे मंक आएगा, प्रेरस आएगी, प्रेरस हमने पढ़ लिया, मंक हमने पढ़ना है, फ्रायर पढ़ना है, इसके अलावा हमने सोमनर पढ़ना है। सोमनर जो है वो बड़ा खतरनाक इंसान था, ही वॉज वेरी ग्रीडी एज वेल एज ही वॉज डिसीविंग द यंग गर्ल्स। So young girls come to him and he is deceiving them. He is even sexually abusing the young girls. So he was not good person. Friars, monk and somners, they were very greedy but they belong to church. हमें चौसर ने बताया कि उस वक्त के जो रिलीजियस लोग थे, एक्लीजिस्टिकल ऑर्डर्स के लोग थे, ये एक्लीजिस्टिकल ऑर्डर से जो ताल्लुक रखते थे, चर्च से ताल्लुक रखते थे, दे वर वेरी करप्ट पीपल, दे वर ब्लैकमेलिंग पीपल, दे वर गिविंग, देयर वाज अ पार्टनर एज वेल, पार्टनर्स, सोमनर्स, फ्रायर्स, मंक, प्रायर्स, they were all cunning people. They were not doing their duty well. So there is only one person, two person, there were two person, clerk as well as parson. They were doing their duty well. So he is showing the contrast between the two kind of character. One is a bad character and one is a good character. चले आज हम दूसरा, आप अपना पेज नंबर यहाँ पे मेरे पास जो है वो 121 है, चौसर एटीट्यूड टुवर्ड कंटेम्प्रेरी चर्च, ये निकालने असाइनमेंट, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें अगर आप पेज इसके लास्ट पे आ जाएं तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं इस असाइनमेंट के। यहाँ पे लिखा कि चौसर बीइंग अ ट्रू क्रॉनिकलर्स ऑफ हिज एज प्रेजेंट आर रियलिस्टिक पिक्चर्स ऑफ 14th सेंचुरी इंग्लैंड एंड इट्स सोशल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे ना पॉइंट्स लिखे हैं, ये पॉइंट्स मैं आपको अपने लफ्जों में एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको इसका भी पता चल जाए। अब ऐसा करें, नोटबुक पास रखा करें, तो कोई पॉइंट हो तो आप लिख लिया करें, जब आप मुझे टेस्ट देंगे तो इसमें से कोई पॉइंट आपने उठा के फिर लगाने हैं। चौसर बीइंग द ट्रू क्रॉनिकलर ऑफ हिज एज present a realistic picture of 14th century England and social and religious institution। मैंने पहले बताया चौसर की एज मेडिवल एज है, चौसर की एज ये डॉन ऑफ रेनेसेंस है। जब चौसर मौजूद था, चौसर पैदा हुआ है 1314 में और उसकी डेथ हुई है 1400 में, राउंड अबाउट 1400। तो 1400 में इटली के अंदर रेनेसेंस मौजूद था, यानी इटली में रेनेसेंस मौजूद था और उसके बाद वो फिर फ्रांस और इंग्लैंड और दीगर यूरोपियन कंट्री में पहुंचा। रेनेसेंस एज कैसी एज थी? रीबर्थ ऑफ नॉलेज थी। लोगों ने मजहब को छोड़ के किसकी तरफ हो गए? नॉलेज की तरफ हो गए, वेल्थ की तरफ हो गए, ह्यूमन प्रोग्रेस की तरफ चले गए, लोगों को ह्यूमन को प्रोग्रेस देने की तरफ चले गए और बहुत सारे जो पुराने बिलीव थे उनको उन्होंने ब्रेक किया और उन्होंने चर्च के बिलीव को तोड़ने के बाद अपनी दुनिया बनाने की कोशिश की। चौसर बीइंग द ट्रू क्रॉनिकलर ऑफ हिज एज प्रेजेंट रियलिस्टिक, क्योंकि वो अपनी एज का बंदा है, 14th सेंचुरी का बंदा है, तो उसने उसकी 29 पिलग्रिम्स के जरिए अपनी एज को रिफ्लेक्ट किया है। उसने बताया है कि उस वक्त नन कैसे काम कर रही थी। ही इज टेलिंग यू हाउ नन वाज बिहेविंग दैट टाइम। अ नन शुड बी लाइक अ रिलीजियस लेडी एंड शी शुड बिहेव लाइक अ नन, बिकॉज शी हैज टू टीच अदर पीपल व्हाट इज रिलीजन, व्हाट इज गॉड, व्हाट इज क्राइस्ट, बट द नन इज नॉट डूइंग हर ड्यूटी वेल। And there are other characters like friars, partners, somner, and something like these characters. These characters are also ill and they are showing profligacy. They are involved in lewdness. वो भी बेहयाई में इन्वॉल्व हैं, वो भी क्या अनफेयर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं और वो वही काम कर रहे हैं जो कि आम लोग कर रहे थे, बल्कि उनसे भी बुरे वो लग रहे थे। कैसे? इनकी तरफ उसका एटीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो जाता है। लोग दूसरे भी बुरे काम कर रहे थे, बट वेन एवर ही इज टॉकिंग अबाउट द रिलीजियस पीपल ही से दैट दीज आर द गाइडर, दीज आर द टीचर, दे आर जस्ट लाइक अ गोल्ड। और उसने फिर सेंटेंस भी कहा पार्सन के माउथ से, वो कहता है व्हेन गोल्ड रस्टे व्हाट शैल आयरन डू। जब सोने को जंग लग जाए तो लोहे को तो लगना ही है, बिकॉज यू हैव टू क्लीन अदर पीपल एंड इफ यू आर योरसेल्फ रस्टेड एंड डस्टेड हाउ कैन यू क्लीन अदर पीपल। अगर एक स्टैंडर्ड है ना, टच स्टोन होता है ना, अब हम उस टच स्टोन को हम फॉलो करते हैं। टच स्टोन का मतलब होता है स्टैंडर्ड। हम एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, जब हमारे पास स्टैंडर्ड ही रॉन्ग है तो हाउ कैन यू बिहेव, हाउ कैन यू फॉलो समवन। इट मीन दैट देयर वाज नो स्टैंडर्ड दैट टाइम बिकॉज the people belong to church, they were also taking it as a business. They were doing this duty for sake of business and they were doing all this for mercenary.
मर्सनरी का मतलब लिख लें मर्सनरीज, ये यहां पे वर्ड है, एक्ट फॉर मनी, यानी मर्सनरीज का मतलब होता है दे वर डूइंग ऑल दिस फॉर मर्सनरीज, मर्सनरीज फॉर मनी, पैसे के लिए सारा कुछ कर रहे थे। सोमनर आपको अगर कोई रिलीजियस देता है, माफी देता है, तो वो किस लिए देगा, लेकर देगा, या वो किस लिए आपका काम करेगा, किस लिए आपको कन्फेशन करवाएगा। अगर आप उसको पैसे देंगे तो वो सोमनर जो है वो आपको बड़े अच्छे से माफी भी दिलवा देगा, आपका काम भी कर देगा। हाँ, अगर आप उसका काम नहीं करेंगे तो सेम मंक जो है, वही मंक जो है वो आपके लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा, आपको जलील करवाएगा, जैसे आजकल लोग करवाते हैं, क्लर्क लोग। तो ये जी उसने 14th सेंचुरी के जरिए अपने जो रिलीजियस लोगों को लेके उसने हमें बताया है। और फिर आप इसको दो में डिवाइड करेंगे। चौसर ने हमें रिलीजियस किस्म के दो लोग बताए, एक तो है क्लर्क और एक है दूसरा हमारे पास पार्सन। पार्सन यानी गुड इक्लीसियस्टिकल ऑर्डर के लोग हैं ये दोनों लोग, और दूसरे बैड पीपल हैं। देयर आर बैड कैरेक्टर एंड गुड कैरेक्टर। हम दोनों को फिर वन बाय वन डिफाइन करेंगे। Chaucer present good and bad clergymen. By contrast, show the drawbacks of the religious institution. Chaucer आपको गुड और बैड दोनों तरह के क्लर्जीमैन दिखाता है। क्लर्जीमैन कौन होते हैं? उनके जो, जैसे हमारे मस्जिद में मौलवी होते हैं, वैसे ही उन्होंने क्यों रखे होते हैं क्लर्जीमैन। क्लर्जीमैन क्या करते हैं? उनके मजहब की, क्रिश्चियनिटी की तबलीग करते हैं। In Chaucer's age, churchmen and the women had become corrupt and greedy. यानी चौसर की एज में जो चर्चमैन थी और जो विमेन थी वो करप्ट हो चुकी थी। कैसे? हमने प्रेरस को देखा, प्रेरस भी करप्ट है। हमने देखा कि दूसरे जो जैसे पार्टनर है, मंक है, सोमनर है, फ्रायर है, ये सारे जो लोग हैं ये करप्ट हैं। हम इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। चौसर्स एक्लीसियस्ट्स वर मर्सनरीज। मर्सनरीज का मतलब लिखें पैसे के लिए काम कर रहे थे। एंड दे वर ओनली इंटरेस्टेड इन सेटिस्फाइंग देयर वर्ल्डली परस्यूट। और वो अपनी वर्ल्डली परस्यूट के लिए काम कर रहे थे। आप पैसे दें और आप माफी ले लें, कन्फेशन ले लें। अगर आप पैसे नहीं दे रहे तो आपको माफी नहीं मिलेगी, कन्फेशन नहीं मिलेगा। अगर बुरे से बंदा चाहे वो पिग है या सुअर है या कोई बुरा इंसान है या वो बहुत अच्छा इंसान है, रिफाइंड इंसान है, दोनों में अगर दोनों से गुनाह होता है, अमीर को जल्दी माफी मिल जाएगी, गरीब को नहीं मिलेगी, चाहे वो कितना भी मॉरली अच्छा है। तो उसके बाद सम ऑफ द क्लर्जीज वर so many immersed and fleshly desire that they had become drunkard and had illicit relation with the young girls. अब इसमें से कुछ जो मंक्स थे वो इतने गिर चुके थे कि उन्होंने illicit relation, उन्होंने illegitimate relation, sexual relation गर्ल्स के साथ बनाए हुए थे। और वो उन गर्ल्स से पहले तो राज जानते, उसके बाद कहते कि भाई मेरे भी काम करो, अदरवाइज आई विल टेल टू अदर पीपल। अब वो कन्फेशन करवाने के लिए उस वक्त कल्चर ये था कि अगर आपसे गुनाह होता तो आप जाके मंक से या किसी अपने क्लर्जीमैन को आप अपने मसाइल बताते। कन्फेशन, जब कन्फेशन बताया जाता, कन्फेस आपने कर लिया, आप उसके सामने मान गए, एक्सपोज हो गए, अब वो उसके हाथ में बात आपकी, आपको ब्लैकमेल करता, पैसे लेता और आपको सेक्सुअली अब्यूज करता। तो दैट वाज द कंडीशन ऑफ दैट टाइम। क्लर्जीमैन वर डेवलपिंग इलिसिट रिलेशन विद द यंग गर्ल्स। और वो ड्रंकर हो चुके थे। वो या उन्होंने गरीब लोगों का या उनका ख्याल रखने की बजाय वो क्या काम कर रहे थे, वो लोगों के साथ, गर्ल्स के साथ इलेजिटिमेट रिलेशन कायम करते और या वो शराब खानों का उनको पता होता। इन द कैरेक्टर ऑफ द पार्सन एंड द क्लर्क, चौसर हैज प्रेजेंटेड आइडियल एक्लीसियस्ट्स। यानी ये जो हैं बड़े अच्छे चर्च के लोग हैं, एक पार्सन और क्लर्क, ये याद रखिएगा, ये हम एक्सप्लेन करेंगे। दे वर एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज, ये नॉलेज की मिसाल थे, ये नॉलेज की अलामत थे। पेशेंस, बुर्दबारी की एंड पेशेंस की, तहम्मुल मिजाजी की, एंड प्रैक्टिस्ड देमसेल्फ व्हाट दे प्रीच्ड। और वो चीज ही वो प्रैक्टिस कर रहे थे जो वो तबलीग करते थे। और वो कहता भी है, पार्सन कहता है कि पार्सन क्या करता है कि उसके पास अगर कोई पैसे होते हैं तो वो भी गरीबों पे लगा देता है। ठीक है, वो दूर दराज सफर करता है, उसके लिए जो गुरूर करता है वो उसको जूती की नोक पे रखता था। आगे उसके बाद through the contrast of the good and bad clergy, Chaucer became able to pinpoint the drawbacks of the church of the, यानी good bad character लेके वो ना contrast जाहिर करता है कि ये अच्छा है भाई, ये बुरा है। However, Chaucer's attitude is humane
एंड सिंपैथेटिक। चौसर का जो एटीट्यूड है वो बड़ा ह्यूमन है, सिंपैथेटिक है, बड़ा हमदर्दाना है। एंड ही डज नॉट डिनोंस द बैड क्लर्जी आउटरेजियसली, और वो बुरी तरह उनको यानी रद्द नहीं करता। वो कहता है कि ये दे इज आल्सो गुड एंड बैड इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, यानी इसके जबकि दूसरे राइटर जो है वो बुरी तरह क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन ये इतना ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करता। अच्छा जी, क्वेश्चन सुनिएगा। चौसर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स कॉन्टेम्पररी चर्च, आपकी जो बुक है अगर आपको मिल गई है, अगर किसी को प्रॉब्लम है बुक नहीं मिली तो वो मुझे बता दे, मैं पहले वो पेज आपको फाइंड करवा दूं। लाइक शेक्सपियर की तरह चौसर फाइंड सम रिडीमिंग का मतलब होता है डिफेक्ट, इवल चीजें। चौसर ने भी कोई रिडीमिंग फीचर जो है वो फाइंड किए हैं इन ह्यूमन बीइंग के अंदर। Illustrate with reference to the ecclesiastical characters in the prologue। प्रोलॉग के अंदर आप एक्सप्लेन करें कि कौन से डिफेक्टिव कैरेक्टर हैं, इवल कैरेक्टर हैं जो उसने फाइंड किए हैं। आप उसमें सारे इवल कैरेक्टर आपके सामने आ जाएंगे। आप मंक को ले लें, फ्रायर को ले लें, उसके बाद प्रेरस को ले लें, ठीक है। जो जो आपको बुरे लगते हैं चर्च से रिलेटेड वो सारे एक साइड पे निकाल लें, उसके बाद एक्सप्लेन कर दें, उसके अच्छे और बुरे का कंपेयर करके दोनों कैरेक्टर को उनको भी लगा दें, आपकी असाइनमेंट बन जाएगी। ये जी उसने आपसे पूछा है। आपने सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है वो पूछता क्या है। आपको मानी भी आते हूं, आप डिक्शनरी भी यूज किया करें, मैं भी आपको मानी बता दूंगा, साथ साथ लिख लिया करें। दूसरा क्वेश्चन इसी पे लगेगा। व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लर्जी इन द 14th सेंचुरी डू यू गैदर फ्रॉम द प्रोलॉग। आप क्या इंफॉर्मेशन क्लर्जी के बारे में, 14th सेंचुरी के क्लर्जी और चर्चमैन के बारे में, या पार्सन के बारे में, पादरी के बारे में, 14th सेंचुरी के पादरियों के बारे में क्या इंफॉर्मेशन प्रोलॉग से गैदर करते हो, काइंडली बताएं। वो आपसे पूछा है, पीयू में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चौसर रिफ्लेक्ट हिज बायस। बायस होता है कि जुज़वी होना, किसी की साइड लेना, किसी की डंडी मारना, उसको कहते हैं बायस। Chaucer reflect his bias against ecclesiastical figure through a masterly touch of the humor and irony। कहते हैं कि आयरनी और ह्यूमर इन टूल के जरिए, इन टूल्स के जरिए, इन डिवाइसेस के जरिए, यानी उसने ह्यूमर और आयरनी यूज करके क्या किया, बायस एटीट्यूड दिया है किन की तरफ, किन के बारे में, क्लर्जी मैन के बारे में, यानी क्लर्जी मैन को उसने ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया है और उसकी तरफ बायस हो गया है, जुज़वी हो गया है। Discuss, give example from the prologue to the Canterbury Tale। Canterbury Tale से आप एग्जाम्पल के साथ साबित कीजिए। तो आप उठा के बताएंगे कि ये ज्यादा क्रिटिसाइज कर गया, इनको कहां कहां उसने क्रिटिसाइज, आप सारे उठा लें और उनको बता दें, उसको आपका क्वेश्चन बन जाएगा। या आपसे वो पूछ ले कि डिस्कस द ecclesiastical figures in the prologue to the Canterbury Tale। Discuss the clergymen in the prologue to the Canterbury Tales। Discuss the evil character in the prologue to Canterbury Tale। Discuss the redeeming features in the most human being। Discuss। तो इस तरह वो किसी तरह से भी आपसे पूछ ले, आपने उसके जो evil character है वो लगाने हैं, और वो चर्च के पूछ ले तो चर्च के लगाने हैं, अगर वो दूसरी क्लासेस के पूछ ले तो दूसरी क्लासेस को भी इन्वॉल्व करके लगाने हैं। इन द कैंटरबरी टेल, अगर आप सबको ये आपके सामने है असाइनमेंट, तो मैं स्टार्ट करूं पढ़ना। I hope you are on right page and you are following me. In the prologue, in the Canterbury Tale, Chaucer has given us a fine picture of the 14th century England। चौसर हमें बड़ी खूबसूरत पिक्चर, उसने बड़ी अच्छी पिक्चर दी है 14th सेंचुरी की। ये 14th सेंचुरी, जब हम चौसर की इस बुक को पढ़ते हैं तो 14th सेंचुरी हमारे सामने आ जाती है, 14वीं सदी। स्पेशली हर रिलीजियस कंडीशन, उस वक्त के जो मजहब की हालत थी। Chaucer point out the weakness of the clergymen as their love of money, corruption होता है किसी का पैसा ले लेना, corruption कर लेना, gluttony, arrogance and materialism क्या होता है, मादियत पसंदी। His all, यानी सिर्फ पैसे से मोहब्बत को कहते हैं materialism। कुछ लोग बड़े materialism होते हैं, हर बंदा ही आजकल materialism है, including ourselves। His all clergy characters indicates the various drawbacks which spoil का मतलब होता है खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना, which spoils the sanctity होता है faith of the religious institution।
Thus, the pictures presented by the Chaucer of the clergy of his day is not flattering one. It realistically points out the corruptions and degeneration which had crept होता है रेंगना, किसी का रेंग के जाना आस्ता आस्ता, किसी के साथ शामिल हो जाना, किसी चीज के अंदर दाखिल हो जाना, crept into the ecclesiastical order of the time. Chaucer point out the corruptions through the sunny humors and mild होता है बड़ा नरम अंदाज, mild irony and light style, यानी बड़ा light style यूज करता है, mild irony यूज करता है, और जो गुना बुराई उस चर्च के अंदर आ रही थी उसको पॉइंट आउट करता है। देखिए, दो तरीके हैं किसी को क्रिटिसाइज करने के। पहली बात तो यह है कि जो बंदा गलत काम कर रहा है आपको, यार तू दुनिया का सबसे बुरा इंसान है, तू अच्छा इंसान नहीं। दूसरा ये, यार वेरी ऑनेस्ट पर्सन इज कमिंग, उसे खुद पता चल जाए कि मुझे कहा है, मुझे बुरा ही कहा है, यानी ये पैराडॉक्स आप बना दें, ठीक है, कि उसके अंदर ही जवाब हो, उससे खुद पता चल जाए। चौसर्स चर्च यानी जब कोई लिटरेरी बंदा, जब कोई लिटरेचर पढ़ा हुआ इंसान डिस्कस करता है, या कोई जाहल इंसान या कोई लेमैन डिस्कस कर रहा है, लिटरेरी पर्सन और लेमैन में फर्क होना चाहिए। लिटरेचर की जबान जो होती है वो और होती है, लेमैन की जो लैंग्वेज है वो और होती है। यू हैव टू बी वेरी रिफाइंड इन योर डिस्कोर्स, आपको अपने डिस्कोर्स में बड़ा रिफाइन होना है। अच्छा, बात ये होता है कि आप बात कुछ कर रहे होते हैं, अगला कुछ समझ जाता है, अब उसमें उसका कसूर नहीं होता। आप किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपको समझ रहा है, यार तुम तो बड़े प्राउडी हो यार, लेकिन आप उसे कुछ अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं, बट ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। लास्ट टाइम ये मेरी एक बंदे से डिस्कशन हुई, तो उसने कहा कि मैं पैसा अर्न करना चाहता हूं। मैंने कहा कि ऐसा करें, आप मार्केट के अंदर देखें, जो ज्यादा इंपॉर्टेंस है जिस चीज की, जिस सब्जेक्ट की आप वो हासिल कर रहे हैं उसका इल्म। कहते जी मैंने एमए इस्लामियत किया हुआ। मैंने कहा वेरी गुड, आई डू वांट टू लर्न एमए इस्लामियत, आई वांट टू बी अ वेरी रिलीजियस पर्सन एंड आई वांट दैट आई शुड लर्न इस्लामिक नॉलेज। तो वो मुझे साथ कहना, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं अपना चैनल बनाना चाहता हूँ उसके जरिए। मैंने कहा पैसा कमाना है ना अगर, तो उसके लिए मैंने कहा भाई और चीज़ें हैं, मॉडर्न और चीज़ें हैं, कोई आप इंग्लिश सीख लें, आप यानी कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हासिल कर रहे हैं। लेकिन वो मुझे आगे से कहने लगा कि सर आप मुझे बड़े मतकब्बर लग रहे हैं, आप बड़े प्राउडी लग रहे हैं। मैंने कहा भाई इसमें प्राउडी की क्या बात है, मैंने जैसे आपको मशवरा दिया कि अगर पैसा हासिल करना है तो फिर उसके लिए और नॉलेज है, अगर आपने आखिरत में अपनी आखिरत बनानी है तो उसके लिए और है। तो आप देख लें, फैसला कर लें कि पैसा इसमें नहीं है। तो वो यानी मैं उसे समझा रहा था, लेकिन ही वॉज टेकिंग रॉन्ग। तो ये होता है कि बाज़ औक़ात आप किसी को अच्छी बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसको रॉन्ग ले लेता है। ये उसकी अंडरस्टैंडिंग पे, ये उसका कल्चर, ये उसकी सब्जेक्टिविटी, ये उसकी रिसेप्शन, ये उसकी अंडरस्टैंडिंग, ये उसकी सराउंडिंग, ये उसका माहौल उसको बिल्ड करता है, उसका माइंड को कंस्ट्रक्ट करता है, उसकी आइडियोलॉजी की थॉट को फॉर्म करता है। तो वो उसके मुताबिक फैसला करता है। फिर आगे जी, चर्च representatives were carefully chosen. He has introduced the 7 ecclesiastical figures in the prologues, and by contrast we can divide them into 2 groups. यानी हमने चर्च के जो लोग हैं उनको 2 में डिवाइड करना है, एक गुड करैक्टर है, एक बैड करैक्टर है। गुड करैक्टर में एक क्लर्क है, क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड है, दूसरा पार्सन है। ये दोनों अच्छे इंसान हैं, वो दूर दराज सफर करता है, पार्सन लोगों की खिदमत करता है, गरीबों की मदद करता है, अपने लोगों को छोड़कर ही नहीं जाता, बेसहारा छोड़ के नहीं जाता। दूसरे जो क्लर्जी मैन है वो क्या करते हैं, अपने लोगों को बेसहारा छोड़कर चले जाते हैं और उनको वो गुनाह कर रहे हैं। ये उनको मॉरली उनकी ट्रेनिंग करता है, उनकी देखभाल करता है। अगर वो बीमार होते हैं उनको पैसे अपनी जेब से लगाता है, जो उसके पास पैसा है वो भी लगा देता है। लोगों की हेल्प कर रहा है, दूर दराज जा रहा है, लोगों को स्पिरिचुअली ट्रेन कर रहा है। और उसके बाद ये भी कहता है कि व्हेन गोल्ड रस्टे व्हाट शैल आयरन डू, जब सोने को जंग लग जाए तो लोहे को लगना ही है, ये कहता है। ये माउथ पीस है चौसर का, पार्सन। आगे उसके बाद कहता है कि पार्सन्स एंड क्लर्क्स आर गुड कैरेक्टर्स व्हाइल द प्रायर्स, द मंक्स, द फ्रायर्स, द सोमरर्स एंड पार्टनर्स, ये नोट कर लें, सारे रिलीजियस कैरेक्टर हैं। जब हमें ये क्वेश्चन आएगा तो हमने रिलीजियस, ये आता है अक्सर, हमने फिर उसको साबित करना है उसको। पार्टनर्स ये भी माफियां देने वाले होते हैं। बैड कैरेक्टर, ये सारे बैड कैरेक्टर है। कहता थ्रू द कॉन्ट्रास्ट ऑफ दीज 2 कैरेक्टर्स चौसर गिव अस द ब्लीक का मतलब होता है कोल्ड पिक्चर
of the corrupt clergy of the age by making two characters as a touchstone standard. He exposed the folly and absurdities and monitories का मतलब लिखें वार्निंग देता है इसके लिए. Monetary greeds as well as the hypocrisy of the other religious people. The most painful aspect of the clergy of the church was as the mercenaries. वो क्या बन गए थे? As were the mercenaries and not guides. कि सबसे जो बुरी बात थी कि लोग क्या थे, क्लर्जीमैन पैसे के लिए काम कर रहे थे. रिलीजन हैड बिकम अ सोर्स ऑफ मनी मेकिंग फॉर देम. रिलीजन उनके लिए पैसा कमाने की जगह बन गया था. इट वॉज अ बेट यूज टू एक्सटॉर्ट टैक्सेस फ्रॉम द पीपल, यानी ब्राइब के जरिए वो लोगों से पैसा निकालते. द फ्राई फॉर एग्जाम्पल ओइंग टू हिज ग्लिब्स टंग्स, अपनी बड़ी आर्टफुल तरीके से, बड़े एक अच्छे अंदाज से वो क्या करता अपनी जुबान के जरिए, एंड कॉपियस टॉक, और बड़ी अच्छी टॉक के साथ एक्सोर्टेड मनी फ्रॉम द अदर्स, वो दूसरों से पैसा निकालता. हिज परचेस वाज वेल बेटर देन हिज रेंट, उसकी जो हराम की कमाई थी वो उसके तनख्वाह से ज्यादा हो जाती. द पार्टनर हैड कलेक्टेड अ फ्यू फैब्रिकेटेड रेलिक्स का मतलब लिख लें, ये पुराने लोगों को किसी के बाल मिल गए, किसी की पगड़ी मिल गई, किसी का जूता मिल गया, वो लोगों को दिखा दिखा के लोग पैसे ले रहे होते, उसे कहते हैं रेलिक्स. अ पिलो, किसी का तकिया. अ पीस ऑफ द रेल, किसी की रेल. अ क्रॉस, यानी इस तरह की जो क्रॉस नहीं होता उनका बना होता क्रिश्चियन का, वो लेके फिरता और लोगों को दिखाता, पैसे लेता. इन ऑर्डर टू इंप्रेस अदर्स एंड स्विंडल्स, और चीट कर. स्विंडल का मतलब होता है चीट करना. स्विंडल मनी आउट ऑफ देम. He was much of the downright criminal that he does not bother him if the fake relics were of any pious man or pigs. यानी अगर सूअर की भी रेलिक मिल जाती, पुरानी कोई हड्डी वगैरह, वो भी दिखाता, या किसी इंसान की मिल, दोनों से पैसे लेता. He most preached and well affiles his tongue. वो अपनी टंग को बड़ी अच्छी तरह से यूज करता. To wines, silvers and full well goods, और लोगों से पैसे निकालता. Therefore he songs and merries and louds, और वो बड़े ऊंची आवाज से गाने गाता अगर कोई पैसे देता उसे. The confession was judged on the criterions of the money spent, और कन्फेशन सिर्फ उसे मिलती थी जो पैसा देता था, यानी क्राइटेरिया पैसा था. गुनाह जितने मर्जी करके आ जा, पैसे दे दे, पास. सारा दिन क्लास ना ले सारा साल क्लास ना ले, पैसे दे दे, यूनिवर्सिटी को पास हो जा, ये भी चलता है. He paid a large amount of the supposed who had repented wholeheartedly and thus was granted absolutions. Absolution का मतलब था माफी easily. Those who could not pay much had to undergo a long and tiresome process before they were pardoned. Pardon का मतलब होता है माफी. For many a man's so hard is of his hurt, he may not weep although him sore smart. Therefore, instead of weepings and prayers, men more give silvers to the poor friars. यानी आप लोग जितने भी गुनाह करके आ जाएं, आपको प्रे करने की, रोने की जरूरत नहीं है. आप पुअर फ्रायर को पैसे दें और माफी ले लें. ये इसका तर्जुमा है. Most of the clergymen did not stay at church to guide the people. They used to hire out their church and themselves go to London to enjoy life. यानी वो लंदन की लाइफ उस वक्त भी बड़ी enjoyful थी, वहां पे बड़ा माहौल था. ये लोग क्या करते, वहां जाते, वहां पे enjoy करते, ड्रिंक करते, बार में शराब पीते, वाइन पीते, और उन शराब खानों का इनको पता होता, लेकिन वो लोगों का ख्याल ना रखते जो उनकी ड्यूटी थी. Chaucer says about the parson, वो पार्सन के बारे में कहता है, he saith not misbenefice to her hides and lead his sheep in cumberts in the miles. कहता है वो अच्छा क्लर्जीमैन नहीं है जो अपनी शीप्स को छोड़ दे और वो उनको बेसहारा छोड़ के चला जाए. एंड रैन टू लंडन, और लंदन चला जाए. एंड टू द सेंट फोनीज, सेंट के पास. टू सीकन ब्रिंग्स चैंटियर्स फॉर द सोल्स, और अपनी सोल को इंटरटेन करने के लिए उनको बेसहारा छोड़कर चला जाए. ये जो अच्छे क्लर्जी का काम नहीं है. इन क्रिश्चियनिटी द क्लर्जी आर कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट पीपल हु हैव डिवोर्स्ड वर्ल्डली प्लेजर्स एंड आर ओनली इंटरेस्टेड इन द रिलीजन. यानी अच्छे क्लर्जीमैन क्रिश्चियनिटी में वो होते हैं जो अपनी प्लेजर छोड़कर सिर्फ रिलीजन का सोचें. बट इन चॉसर्स टाइम द क्लर्जी वर मोर इंटरेस्टेड इन वर्ल्डली परस्यूट. वर्ल्डली परस्यूट का मतलब होता है वर्ल्डली गेन, वर्ल्डली चीजों को हासिल करना.
Then the religious activity. They ran after the showiness, fashions and material honors. The prioress, for example, wore rosaries and coral beads. उसने coral bead, उसने कीमती पत्थर की तस्वीर बनाई हुई है round her arms, which shows she was deeply interested in the world. यानी वो भी worldly चीजों में interested थी. Of small corals about her arms she bears a pairs of beads guarded all with the grims. तो ये उसने अपने हाथ में पहने हुए कीमती. She also wore a necklace on which the statement "Love conquers all" was written, which reflects upon her amorous nature. Likewise, the monk was also showy. Monk भी दिखावा करता था. Showy होता दिखावा करना. His sleeves were decorated with the finest fur. Fur होता है खाल, स्पेशल किस्म की उसने उसके ऊपर खाल चढ़ाई हुई थी कोई अपने डेकोरेशन की. And his hood was fastened with a gold pin. और gold pin से उसने hood जो अपना फास्ट बांधा हुआ था. Having a love knot, so love knot उसने बनाई थी. He was greatly interested in riding and hunting, and वो riding और hunting में बड़ा शिकार का शौकीन था. He did not bother about tiding of the Bibles and the hunters are unholy men. वो ये भी नहीं सोचता था कि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि हंटर जो हैं वो होली मैन नहीं होते, पाक लोग नहीं होते. He of not that tax opulence hence that said that hunters bat not holy men. वो इसकी बात की केयर नहीं करता कि बाइबल कहती है कि हंटर जो है होली मैन नहीं है. This shows that the clergy of that age had abused their religions and did even those things which were prohibited in religion. Similarly, the dress of the friars was also costly and fashionable. He lisped. Lisp होता है स्टटर करना. स्टटर का मतलब, स्टटरिंग का मतलब होता है कि आप एक जुबान से लफ्ज बोलते हो तो अटक अटक के बोल रहे हैं, उसको स्टटरिंग कहते हैं, स्पीच डिफेक्ट कहते हैं इसको. He lisped out of the affectations to look unique. वो ना स्टटरिंग करके बोलता है ताकि लोगों को यूनिक लगे. He preferred romantic songs and had relations with the barmaids. और वो barmaid जो वाइन सेलर होते हैं उनके साथ उसने रिलेशन बनाए हुए थे. Instead of having with the poor, downtrodden people, यानी गरीब लोगों से ताल्लुक बनाने की बजाय वो वाइन बेचने वालों से बनाता. He knew the cleverness of in very towns and average hustlers and the tapesters, but then the lasers are the bagsters, यानी बैगर लोगों से ताल्लुक बनाने की, गरीब लोगों से ताल्लुक बनाने की बजाय वो शराब खानों से ताल्लुक बनाता. The partner was so crazy, so fashioned that he was not warning his hood, thinking that he was riding in a new fashion. यानी वो नए नए फैशन के कपड़े पहनता ये पार्टनर ऐसा कर रहा था. But hood for the jollity he tired he noons, and for it was thrust up in his wallets. Him thoughts he roots all the news. और वो क्या करता, नए नए कपड़े पहनता, नए नए अंदाज से फैशनेबल चीजें पहनता, बल्कि वो प्रे करने की बजाय वो इन कामों में लगा हुआ. द सोमनर वॉज अ विकेट. सोमनर भी बड़ा विकेट इंसान था. एंड इवन हिज अपीयरेंस वॉज, उसकी शक्ल भी बड़ी खौफनाक थी. ही वॉज मोस्टली इन ड्रंकर्ड स्टेट एंड लेशंस. लेशंस का मतलब होता है कॉन्टैक्ट रखना विद यंग गर्ल, और यंग गर्ल से कॉन्टैक्ट बनाता. He knew their secret, वो उनके राज जानता. He was a shameless a man that he could give his beloved to any other person for a cup of wine. वो एक शराब के कप के बदले अपनी beloved को भी बेच सकता. He would suffer for the quarts of wines. A good fellows to have his incombines a 12-month and excuse him at fulls. ये जो बंदा है वो टोटली क्या वाइन से वाइन में मुब्तला है, और ये फेलो ऐसा है, वो कहता है कि ही कैन इवन सेल हिज बिलवर्ड फॉर कप ऑफ वाइन. On the other hand, in the character of the parsons and clerk, Chaucer has given us the ideals of what a clergyman ought to be. ought to की बी का मतलब होता है, ought to की बी का मतलब होता है कि ऐसा होना चाहिए किसी को, मॉरली ऐसा होना चाहिए. यानी क्लर्क और पार्सन ऐसे हैं. To him, clergyman be poor terms of the worldly possession, but he is rich in his knowledge, thoughts and learning. He is a prone होता है कि झुकाव होना. To learning than worldly grandeurs, and grandeur होता है शान शौकत, अजमत किसी का, कि worldly दिखावा. Material respect. He teaches the parishioners diligently and devotedly, is the kind to them. Person used to visit the people whenever they live. He did not distinguish between poor and rich, whereas friars had a relation only with the rich. Friar जो था वो सिर्फ
वो अमीरों से रिलेशन बनाता था, लेकिन ये बेचारा गरीबों से भी पार्सन बनाता। अ गुड क्लर्जीमैन इज दैट हुज थ्योरीज कोरस्पॉन्ड विद द प्रैक्टिस। It means the first he himself practice whatever he teach. He served an example for them. To Chaucer, a clergyman is supposed to be above all sin. He enjoys the precarious. Precarious का मतलब लिखें insecure, risky position. यानी ये जो पोजीशन थी ना क्लर्जीमैन की, ये बड़ी रिस्की पोजीशन थी। इसमें अगर आप फॉल करते हैं तो पूरी सोसाइटी फॉल होती है। If he goes, wayward or commoners would help being corrupt. अगर ये करप्ट हो गए तो सारे कॉमनर भी करप्ट हो जाएंगे। Though if gold rust, what shall iron do? इसको अंडरलाइन कर ली। For if the priest he fools on whom he trusts, अगर priest ही फूल बन जाए तो ट्रस्ट किस पे करें? No wonders is a lewd man to trust. यानी तो फिर कहता है इसमें कोई फर्क नहीं है lewd man में और इसमें। lewd man का मतलब होता है बेहया इंसान। He hates evils and not his evildoer. For how would he reform evil men if he start detesting him? यानी वो नफरत नहीं करता था, वो उनको टीच करता। He does not horrify evils and persuade the people to right path by giving them the good example. वो लोगों को ये नहीं करता कि वो ये करो वो करो, इंस्ट्रक्ट नहीं करता था, बल्कि उनको करके दिखाता था। He snubs everyone who is obstinate irrespective. वो इग्नोर कर देता जो लोग तकब्बर वाले होते। If his status in the society, he does not run after the showiness and worldly grandeurs. He is measurable, precise, quick, and precise होता है to the point, meaningful of meaning in his talk. अपनी talk में बड़ा meaningful. He glad to learn and glad to teach. If we compare these good qualities of the parsons with the Chaucer's other religious character, we will come to know conclusion that the clergy of that age was a very bad shape. Majority of the clergymen corrupt, the disregarded religions, and T.S. Eliot show them become the hippopotamus. Hippopotamus का मतलब होता है hippopotamus, इसका मतलब होता है पिग, सुअर, भैंस, इस तरह के सारे मतलब आते हैं। बिकॉज दे वर हिप्पोपोटेमस, तो हिप्पोपोटेमस का मतलब बनेगा पिग या कोई भैंस या इस तरह का कहता है। बिकॉज दे वर इंक्रीजिंग द बक एंड लूजिंग इन एक्टिविटी, यानी लोग बढ़ रहे थे लेकिन ये काम नहीं कर रहे थे। सो देर आर एरोशंस, एरोशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन इन अथॉरिटी ऑफ द चर्च। Chaucer's prologue is the painful and realistic illustrations of the situation. But Chaucer's attitude toward church is also tolerant and humane. Humane का मतलब होता है हमदर्दाना। This is in contrast with the bitter cynicism. Cynicism का मतलब होता है doubt and indignations shown in the writings of the contemporaries like Gower and Lang. लेकिन ये ना उसका एक नुमाया था कि गोवर और लैंगलैंड जो उस वक्त के राइटर थे वो तो बड़ा बिटर स्टाइल ही करते थे, लेकिन ये ना बड़ा लाइट वे से उनको लाइट आयरनी, लाइट स्टाइल, लाइट और ह्यूमरस और ह्यूमन मैनर के साथ उनको डील कर लेता है। देयर इज नीदर पार्शियलिटी नॉर बिटरनेस इन हिज प्रेजेंटेशन ऑफ द पर्सन बिलोंगिंग टू द कनेक्टेड विद द चर्च, यानी वो बड़े नॉर्मल अंदाज से चौसर जो है इनको डील कर लेता है, ना ज्यादा बिटर होता है ना ज्यादा सख्त स्टाइल करता है। फॉर चौसर इज नीदर ओवर रिलीजियस नॉर इररिलीजियस, ही हैज नीदर द ज़ील ऑफ रिफॉर्मर नॉर द बिटरनेस ऑफ सेल्फ राइचियस, यानी वो ना ही कोई सेल्फ राइचियस चाहता है और ना ही वो ज्यादा लोगों को रिलीजियस बनाना चाहता है। वो कहता है कि मैन शुड लुक वट एवर हिज ड्यूटी टू परफॉर्म, वट एवर ही हैज टू परफॉर्म ड्यूटी ही शुड लुक अकॉर्डिंग टू दैट वन। So this is how Chaucer want to portray his character, and he has portrayed character like religious character, and in religious character we got the prioress, the monk, the parson, clerk, and even we've got a character like the monks, friar, summoners, and each and every character except parson and clerk, they are being satirized. Have a nice time, stay blessed. Tomorrow we'll come up with another character and assignment. कल हम